हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम कंप्यूटर कक्षा 10 का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम सारे क्वेश्चन करेंगे, यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न, उसके बाद अतिलघु, फिर लघु, फिर विस्तृत, सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो ये कंप्यूटर क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे 20। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, सी भाषा को विकसित करने का श्रेय जाता है। नंबर ए देखिए, डेनिस रिची को, बी बिल गेट्स को, सी पास्कल को, डी इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर आप कमेंट करते रहिए ताकि मैं चेक कर सकूं आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, डेनिस रिची को। सी भाषा को डेनिस रिची ने विकसित किया था, डेवलप किया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिल्ट इन डेटा टाइप के प्रकार हैं, यानी कि बिल्ट इन डेटा टाइप जो पहले से बिल्ट हैं वे कौन से हैं। तो इंट, बी कैर, सी फ्लोट, डी उपरोक्त सभी। तो बिल्ट इन डेटा टाइप आप ये तीनों होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, ये सब क्या होते हैं, ये बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी वेरिएबल का माप अधिकतम कितने कैरेक्टर का होता है, ठीक है। तो वेरिएबल का माप डेटा टाइप पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो वेरिएबल आपका 8 बिट तक हो सकता है। कितने बिट तक, 8 बिट तक। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ये, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे मैं बढ़ता हूं, ये यहां पर आ गया हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एन बराबर स्ट्रिंग लेंथ, यहां पर एक फंक्शन लगा है स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि ये जैसे स्ट्रिंग दी है इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, अंडरस्कोर को भी गिनना है, 7 8 9 10। तो इसमें 10 कैरेक्टर हैं, तो इसकी लेंथ कितनी है, 10 है, यानी n का मान क्या है, 10। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये 10, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी 10 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें देखिए अंडरस्कोर लगा, इसको भी काउंट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोलॉग हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, प्रोलॉग। ये तो सी लैंग्वेज है, फोटोन है, बेसिक लैंग्वेज है, तो यहां पर प्रोलॉग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखिए आपका है, ई कॉमर्स के किस माध्यम द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पुरानी लैपटॉप OLX पर प्रेषित कर सकता है, ठीक है, कौन सा माध्यम है, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि कोई व्यक्ति है तो वो कस्टमर होगा, ठीक है, और OLX पर प्रेषित करेगा तो जो खरीदेगा वो भी कस्टमर होगा, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कस्टमर टू कस्टमर, ये सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है 7 नंबर। देखिए क्या लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS का पूर्ण रूप क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, P से प्लेटफॉर्म, A से एज, A से S से सर्विस। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहाँ पर देखिए बी नंबर, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो भी आंसर आया उसको आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं, एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा 3, ये सी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, क्रिप्टो करेंसी, आपने ये करेंसी होती है, इसको डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये डिजिटल करेंसी यानी कि ए, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। यहां पर देखिए 10 नंबर, प्रिंटर फंक्शन किस आउटपुट उपकरण का डेटा राइट करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, साइबर सुरक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता क्या, साइबर सुरक्षा की यानी कि साइबर सिक्योरिटी की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुपालन भी होता है, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरों की रोकथाम ना,
खतरे की रोकथाम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला ड्रोन का आविष्कार कब हुआ, पहला ड्रोन, सबसे पहला ड्रोन, फर्स्ट ड्रोन। ठीक है, तो देखिए UAS इसका पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अनमैन्ड एरियल सिस्टम। तो ये ए इसका आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर आ रहा है उसको आप कमेंट करते रहिए। अब आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण ई गवर्नेंस के लिए उपयुक्त है। ई गवर्नेंस, ठीक है, क्या चीज, ई गवर्नेंस के लिए उपयुक्त है, यानी कि यहां पर क्या होगा, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होने वाला है, प्रौद्योगिकी संचालित शासन प्रदान करना। ठीक है, ये आईटी के लिए, आईटी टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है क्वेश्चन। ठीक है, ई गवर्नेंस क्या होता है, आईटी पर बेस्ड होता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं, अनैतिक हैकिंग यानी कि ये ब्लैक हैट हैकर होती है, जो ब्लैक हैकिंग होती है उसके बारे में बताना है, के लिए सबसे लोकप्रिय स्वचालित उपकरण में से क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऑटोमेटेड ऐप, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, मालवेयर, वर्म्स। तो अनैतिक हैकिंग के लिए हम मालवेयर यूज करते हैं, यानी कि एथिकल हैकिंग नहीं, जो ब्लैक हैट हैकिंग होती है, ब्लैक हैकिंग होती है, उसमें हम मालवेयर यूज करते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, सीवीवी सुरक्षा कोड कितने अक्षर का होता है, बहुत लोग इसका आंसर जानते होंगे। सीवीवी कोड आपके एटीएम कार्ड के पीछे साइड होता है, डेबिट कार्ड के पीछे साइड होता है, ये 3 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, 3 अंक का होता है। आपने एटीएम यूज किया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, 3 अंक का सीवीवी कोड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, 3। ठीक है, ये वाला। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहिए आंसर को। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है, किसको विकसित किया गया है, भुगतान प्रणाली के लिए, यानी कि भुगतान के लिए यूपीआई, आपने सुना है ना, यूपीआई होने लगा है, फोन पे, गूगल पे, सब में यूपीआई यूज होता है, ये भुगतान प्रणाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ई कॉमर्स के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहां पर हम लेन देन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट बनाकर। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बीजेड धन हस्तांतरण पद्धति होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए, ई कॉमर्स के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट तो होनी चाहिए, और ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए इंटरनेट भी होना चाहिए, है ना, तो ये सभी होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से एआई का अनुप्रयोग नहीं है। ठीक है, एआई का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, रोबोट तो है ही है, स्वपालन भी है, यानी कि ऑटोमेशन, कैड भी होता है। ठीक है, तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है उसको कमेंट करते रहिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक डेटा सूची के किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया, है ना, किसी डेटा को खोजने की प्रक्रिया आप गूगल पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, जब कुछ ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो उसे बोलते हैं सर्चिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्चिंग हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाइन का पूरा नाम, हाँ, या फिर वाइन का पूरा नाम लिखिए, या फिर बोलेगा वाइन का पूरा नाम क्या है, वाइन का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ वाइन। तो वाइन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक और फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, WWW, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो WWW का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वाइन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, W से वाइड, ए से एरिया, एन से नेटवर्क, और WWW का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, GUI क्या है, यानी कि GUI क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक नंबर के आते हैं, तो शॉर्ट में ही लिखना है। ठीक है, GUI क्या है, तो GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल, क्या है, ग्राफिकल, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ग्राफिकल। ठीक है, और यूजर, यू से ना, आई से इंटरफेस, ये मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये लिख दीजिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का फुल फॉर्म। ठीक है, याद कर लीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर GUI को विस्तृत रूप से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को बटन, मेनू, स्क्रॉल बार आदि जैसे दृश्य तत्वों का उपयोग करके कंप्यूटर को नियंत्रित करने की सुविधा देता है। ठीक है, बस इतना लिख देना है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है,
अब हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ये आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है। क्या है? 2s कॉम्प्लीमेंट। ये बाइनरी नंबर का आपको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले किसी भी बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्टेप वन में आपको 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आपको कैसे निकालेंगे? चेंज 0 को 1 से, 1 को 0 से चेंज कर दीजिए। जैसे कि हमारी बाइनरी नंबर क्या है? देखो यहाँ पर 1 1, ये देखो 1 1 0 0 क्या है? 1 1 और 0 0 है। तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालिए। क्या निकालना है? 1s कॉम्प्लीमेंट। तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका? तो क्या करेंगे? 0 को 1 में, 1 को 0 में चेंज कर दीजिए तो 1s कॉम्प्लीमेंट पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 है तो 1 को 0, फिर 1 है तो 1 को 0, और 0 है तो 1, और 0 है तो 1, बस। यानी 0 0 1 1, यानी कि 1 1 0 0 का 1s कॉम्प्लीमेंट आया, 0 0 1 1। अब इसका क्या करना है? 1s कॉम्प्लीमेंट देखो निकाल दिया है, 0 0 1 1। 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नंबर को चेंज कर देना, 0 को 1, 1 को 0, बस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किया है। उसके बाद 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल ये करना है कि जो 1s कॉम्प्लीमेंट है इसमें 1 जोड़ देना है। क्या करना है? 1 जोड़ देना है। जैसे कि अभी मैं करता हूं। ठीक है, तो अभी मैं करने वाला यहाँ पर देखिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 1s कॉम्प्लीमेंट देखिए यहाँ पर, ये आपका 1s कॉम्प्लीमेंट है। देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1s कॉम्प्लीमेंट लिखा है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये आपका क्या है? 1s कॉम्प्लीमेंट है, 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको एक ऐड कर देना है, +1। जो भी 1s कॉम्प्लीमेंट आया उसमें 1 ऐड कर दीजिए। देखिए आप देखिए 1 1, तो क्या आ जाएगा? 1 1 आपका 0 आएगा। जब ये जोड़ेंगे 1 + 1 तो आपका आता है 0। 1 + 1 आपका आ जाएगा 0, कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 + 1 तो हो जाएगा आपका 0, कैरी ऊपर 1। ठीक है, अब देखो 1 1 ऊपर कैरी और ये 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा? फिर से 0 हो जाएगा, फिर से कैरी 1। अब देखो 1 0 तो 1 आएगा, और ये आपका 0 है। क्या आया? 0 1 0 0, यानी 2s कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 0 1 0 0। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा समझा देता हूं इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, जैसे कि आपको अगर कोई भी बाइनरी नंबर दे देता है, ठीक है, मैं यहां पर आता हूं बिल्कुल। ठीक है, आपको कोई बाइनरी नंबर दे दिया जैसे कि 1 1 0 0, इसको बोला है आपको क्या निकालना? 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले इसका आप 1s कॉम्प्लीमेंट निकालिए। क्या निकालिए? 1s कॉम्प्लीमेंट। तो 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? देखो 0 को 1 को 1 में को 0 है ना, तो 1 आया तो 1 को 0, फिर 1 आया फिर 0, अब 0 0 है तो 1 1, बस ये 1s कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब आपको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसमें बस आपको एक ऐड कर देना है, 1 इसमें आप ऐड कर दीजिए। तो देखो रूल क्या है? अगर 0 + 0 है तो आपका आएगा 0, अगर 0 + 1 है तो आपका आएगा 1। ठीक है, अगर आपका 0 और 1 + 0 है तो आपका आएगा 1। ठीक है, और अगर 1 + 1 है तब आपका आएगा 0 और कैरी 1, 0 और कैरी 1, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो 1 1 कितना होगा? 0, कैरी 1। अब देखो 1 1 फिर से, फिर 0, फिर कैरी 1। अब 1 0 तो 1 और ये 0, तो क्या आएगा? 0 1 0 0, ये इसका क्या हो जाएगा? 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा है 4 नंबर, और एंड। और ये देखिए दो, देखिए यहाँ पर एक और गेट है, एक एंड गेट है, इसकी ट्रूथ टेबल डिजाइन करनी है। तो और गेट की ये देखो ट्रूथ टेबल मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो 0 0 आपका 0 होता है, 0 1 आपका 1 होता है, 1 0 आपका 1 होता है, और 1 1 आपका 1 होता है। ठीक है, ये इसके ट्रूथ टेबल है।
और एंड के ट्रूथ टेबल क्या है, 0 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, 1 0 0 होगा, 1 1 1 होगा। यानी ध्यान रखिए और में क्या होता है, अगर एक 0 है एक 1 है तो आपका क्या होता है, आपका 1 हो जाता है। यानी कोई एक 1 होगा तो 1 हो जाएगा, या फिर दोनों 1 होंगे तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन एंड में क्या है, जब तक दोनों में 1 नहीं होगा तब तक आपका 1 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 1 किस में आया, सिर्फ इन दोनों में। जब तक दोनों में 1 न हो तब 1 नहीं आया, तभी 1 आएगा। जब 1 नहीं होगा तो आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोनों में 1 है तभी 1 आउटपुट आएगा। तो ये आपका एंड गेट है। लेकिन और में क्या है, एक में 0, एक में 1 भी हो तो भी 1 आ जाता है। देखिए यहाँ पर 0 है, इस वाले में 1 है तो आपको 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका होता है ट्रूथ टेबल। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है ना। फुल फॉर्म लिखिए। तो E मतलब एक्सटेंडेड, B मतलब बाइनरी, C मतलब कोड, D मतलब डेसिमल, I मतलब इंटरचेंज, C मतलब कोड। यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज है ना, ऐसे करके कोड है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 6 नंबर, देखिए 6 नंबर आपका क्या है, 6 नंबर आपका है, हाँ 6 नंबर आपका है A और A के स्काई कोड क्या है ना। तो A जो कैपिटल A का स्काई कोड होता है वो होता है 65, और कैपिटल B का होगा 66, कैपिटल C का होगा 67, कैपिटल ऐसे बढ़ते जाएगा, कैपिटल D का होगा आपका 68, ऐसे करके। ठीक है, ध्यान रखना 65 से स्टार्ट होगा, आगे बढ़ता जाएगा। और स्मॉल a का भी पूछा है तो स्मॉल a का होता 97, स्मॉल b का होगा आपका 98, और स्काई का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, एरे को परिभाषित कीजिए। है ना, एरे क्या होता है, तो एरे क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को कंटेन करता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। यानी कि देखो एरे एक समान डेटा का समूह है जो एक जैसे एलिमेंट को, डेटा को एक साथ स्टोर करता है। कहने का मतलब क्या है, सेम टाइप का डेटा होगा, जैसे नंबर है तो नंबर होगा, कैरेक्टर है जैसे कि ABCD है तो ABCD होगा, है ना। तो और एरे हमारे जैसे कि 1 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं और मल्टी डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, तो एक विमी एरे, 2 विमी एरे ना, ऐसे करके आता है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, SMTP क्लाइंट क्या है ना। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म याद कर लीजिए। SMTP का सिंपल क्या होता है, सिंपल मेल, T से ट्रांसफर, P से प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका आपका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, SMTP क्या होता है, जो ग्राहक मेल भेजना चाहता है, क्लाइंट के बारे में पूछा ना, SMTP क्लाइंट, जो ग्राहक मेल भेजना चाहता हुआ SMTP सर्वर पर एक TCP कनेक्शन खोलता है और फिर पूरे कनेक्शन में मेल भेजता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्काई का फुल फॉर्म, वही चीज ना, S हो जाएगा अमेरिकन, S से हो जाएगा स्टैंडर्ड, C से हो जाएगा कोड, I से हो जाएगा इंफॉर्मेशन और I से हो जाएगा इंटरचेंज। यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाँ, बाइनरी जोड़ के 4 नियम, बाइनरी जोड़ के 4 नियम। अगर 0 + 0 जोड़ोगे तो आपका 0 आएगा, ये एक नियम हुआ, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 क्या है, अगर 0 और 1 जोड़ोगे तो आपका 1 आएगा। ठीक है, अगर इधर 1 इधर 0 जोड़ोगे तो भी आपका 1 आएगा। ठीक है, अगर दोनों में आपका 1 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आएगा, और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 1 आपका कैरी। यहां पर देखो लिखा है ना, यानी कि 0 + 0 क्या चीज, 0 अगर +0 है तो 0, 0 + 1 है तो 1, 1 + 0 है तो 1, और 1 + 1 है तो 0 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर अगर आपको बताएं तो जैसे कि 1 0 0 1 है ना, और यहाँ पर मैंने लिखा 0 1 1 0 है ना, तो इसको करना है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ये आपका आ जाता है 1 मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखो 1 0 क्या आ जाएगा, 1 आएगा,
0 1 क्या आएगा 1 आएगा, 0 1 क्या आएगा 1 आएगा, 1 1 क्या आएगा 0 आएगा, एक कैरी हो जाएगा तो यहाँ पर एक कैरी इधर आ गया ना। ये जोड़ने का एक तरीका होता है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, ये 2-2 नंबर के हैं, आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, अंकगणितीय ऑपरेटर कौन से हैं, उदाहरण दीजिए। ये 2 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंकगणितीय ऑपरेटर मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पूछा है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी अंकगणितीय ऑपरेटर वे होते हैं जो संख्याओं पर क्रिया करते हैं और एक परिणाम देते हैं, मतलब संख्याओं पे मतलब नंबर्स पे, जैसे कि 2 + 3 है ना, जैसे कि 2 + 3, तो ये जो प्लस है ना ये आपका अंकगणितीय ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। माइनस आपका अंकगणितीय ऑपरेटर है, गुणा भाग का जो चिन्ह होते हैं ना ये आपके अंकगणितीय ऑपरेटर, जैसे कि 4 × 2 है ना, तो ये गुणा जो है आपका अंकगणितीय ऑपरेटर है। तो अंकगणितीय ऑपरेटर वे होते हैं जो संख्याओं पर क्रिया करते हैं और एक परिणाम देते हैं। उदाहरण आपके देखो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मॉड्यूलस, ठीक है। और उदाहरण देख लो, सिंपल यार उदाहरण ये देखो सिंपल है। 5 + 3 8 आया, तो ये प्लस जो है आपका अंकगणितीय है, माइनस आपका अंकगणितीय ऑपरेटर है, गुणा आपका अंकगणितीय ऑपरेटर, स्टार का मतलब गुणा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, बिल्कुल ईजी है 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 स्ट्रिंग फंक्शन व उनके उपयोग लिखिए। स्ट्रिंग फंक्शन, तो देखो पहला क्या है strlen यानी स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन मतलब कि जैसे कि कोई नाम लिखा, नाम में कितने अक्षर हैं उसको बताने के लिए स्ट्रिंग लेंथ करते हैं। जैसे आपका कोई नाम है राम, क्या नाम है राम, तो राम में कितने अक्षर हैं, तो इस फंक्शन से आप पता कर सकते हैं। 1 2 3 अक्षर है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यह फंक्शन एक स्ट्रिंग की लंबाई को बताता है। इसका उपयोग हम तब किया जाता है जब हमें किसी स्ट्रिंग में कितने अक्षर है इसकी जानकारी चाहिए। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया। strcpy स्ट्रिंग कॉपी, अगर कॉपी करना है, क्या करना है कॉपी करना हो, यह फंक्शन एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें एक ही स्ट्रिंग की प्रतिलिपि बनानी होती है। जैसे राम को कॉपी करना है ना, तो इसको कॉपी करने के लिए strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉइंटर क्या है परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंटर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पॉइंटर एक प्रकार का डेटा टाइप है जो मेमोरी में विशिष्ट स्थान को संदर्भित करता है यानी स्टोर करता है, या मेमोरी में एक विशिष्ट स्थान का पता होता है जहाँ एक विशिष्ट डेटा संग्रहित होता है, स्पेशल डेटा संग्रहित होता है। पॉइंटर का उपयोग मेमोरी में डेटा को सीधे एक्सेस करने और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। मतलब पॉइंटर है मेमोरी में एक जगह समझ लो है, वहाँ पर डेटा स्टोर होगा, इतना वो स्पेशल डेटा होगा वो कि जब भी यूज पड़ेगा तो हम तुरंत उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसे पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। पॉइंट करेगा वो, तुरंत पॉइंट कर लेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइल हैंडलिंग क्या है, उदाहरण दीजिए। फाइल हैंडलिंग मतलब फाइल को हैंडल करना, फाइल को मैनेज करना, फाइल हैंडलिंग कराता है। फाइल हैंडलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर में फाइलों को बनाने, पढ़ने, लिखने, अपडेट करने, हटाने के लिए विभिन्न तरीके और एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। जैसे फाइल बनाना, नई फाइल बनाने में डेटा संग्रहित किया जा सकता है। फाइल पढ़ना ये भी एक क्या है हैंडलिंग है, डेटा को पढ़ना, डेटा को रीड करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को मैनेज करना, ये फाइल हैंडलिंग कहलाता है, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद जैसे पढ़ना, लिखना, फाइल पढ़ना, फाइल अपडेट करना, फाइल हटाना, ये सब फाइल हैंडलिंग में आता है, लिख सकते हैं आप इसको। देखिए आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, ड्रोन प्रौद्योगिकी। आपने ड्रोन सुना होगा, ड्रोन से वीडियो बनते हैं ना। ड्रोन होता है जो हेलीकॉप्टर टाइप का होता है, छोटा सा ड्रोन उड़ता रहता है, वीडियोग्राफी करने में यूज किया होगा। तो ड्रोन क्या है, ड्रोन प्रौद्योगिकी एक विशेष प्रकार की उड़ान प्रौद्योगिकी है जिसमें एक विमान या हेलीकॉप्टर को दूरस्थ रूप से नियंत्रित किया जाता है, रिमोट से एक्सेस करते हैं, रिमोट से चलाते हैं। यह विमान या हेलीकॉप्टर आमतौर पर एक रिमोट कंट्रोल या कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, एक रिमोट के तौर पे हम यूज करते हैं ना। इसका उपयोग क्या है, अनुप्रयोग 2 लिखना है। तो पहला वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में वीडियो बनाने के लिए करते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं, है ना, आपने देखा होगा। आपदा प्रबंधन और सर्वेक्षण में, मान लो कहीं पर बाढ़ आ जाए तो कहाँ पर क्या ज़रूरत है, वहाँ पर देखें, वीडियो देख सकते हैं कि कहाँ पर बाढ़ आई है ना, वहाँ पर विश्लेषण कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं आपदा प्रबंधन में, या फिर निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज़ है, क्योंकि उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इसका ये यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, ये भी आपके 2 नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, AI को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AI को परिभाषित कीजिए। तो देखिए क्या है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विशेष प्रकार की कंप्यूटर की विज्ञान है जिसमें मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदान करने के लिए एल्गोरिदम और डेटा का उपयोग किया जाता है। एआई का उद्देश्य मशीनों को सीखने, तर्क करना, समस्याओं को समाधान करने में सक्षम बनाना है। मतलब जैसे जो इंसान कर सकता है वो मशीनों को सिखाया जाता है कि मशीन वैसा कर सकें। एआई जैसे रोबोट हो गए, रोबोट क्या करते हैं, इंसानों जैसे काम कर सकते हैं, है ना। तो ये सब अब एआई हो गई है। एआई से अब फोटो एडिट हो जाता है, एडिटिंग ईजी हो जाती है, वीडियो एडिटिंग ईजी हो जाती है ना। तो ये एआई है। एआई एक तरह की एक साइंस है, ठीक है। ई कॉमर्स में इंटरनेट की क्या भूमिका है? ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिजनेस करना, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन है। तो ई कॉमर्स में इंटरनेट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरनेट के माध्यम से ग्राहक ऑनलाइन स्टोर पर जा सकते हैं, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट पर जा सकते हैं, उत्पाद का चयन कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होती है ना। इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय ऑनलाइन स्टोर स्थापित कर सकते हैं। मान लो किसी को बिजनेस खोलना है तो ऑनलाइन वेबसाइट बना सकता है ना। तो ये एक भूमिका है इंटरनेट की, ठीक है। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ऑनलाइन आपका होता है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस आप समझ लो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चैटबॉट से आप क्या समझते हैं? चैटबॉट कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव जैसी बातचीत करने में सक्षम है। मानव जैसे बातचीत करने में सक्षम है। ये प्रोग्राम ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देने, समस्याओं का समाधान करने, ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। चैटबॉट आमतौर पर वेबसाइट, मोबाइल ऐप, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर पाए जाते हैं। मतलब जैसे कि मान लो ग्राहक से बातें करनी, मतलब मान लो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में हर इंसान को अगर कोई मदद चाहिए, शिकायत करनी है, तो डायरेक्टली शिकायत किसी इंसान को नहीं करेगा, वो चैटबॉट को करेंगे, है ना। चैटबॉट से ही वो बातें कर लेगा, वो अपनी उसमें डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग बातें कर सकता है चैटबॉट, ठीक है। चैटबॉट मतलब छोटे छोटे रोबोट समझ लो, एक टाइप के प्रोग्राम समझ लो, एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर में या फिर ऐप में मिलेंगे आपको। वहाँ पर चैटबॉट वो हेलो बोलेंगे, आपसे पूरा बातचीत करेंगे, ठीक है, ग्राहकों की सेवा के लिए, ठीक है। ई गवर्नेंस का संक्षिप्त परिचय। ई गवर्नेंस एक प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली है जिसमें सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान किया जाता है। पासपोर्ट बनाना, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करना, यानी कि ई गवर्नेंस सरकार द्वारा चलाई गई एक प्रणाली है। इसमें जितनी भी सरकारी सेवाएं ऑफलाइन थी उनको ऑनलाइन करना है, जैसे पासपोर्ट सेवा, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, ये सब चीज़ें, इसे बोलते हैं ई गवर्नेंस सर्विस स्टार्ट, है ना। साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध मतलब जो अपराध इंटरनेट के द्वारा किया जाता है, जैसे कि किसी के पैसे चुरा लेना, हैक कर लेना, है ना, ये सब साइबर अपराध हैं। साइबर अपराध एक प्रकार का अपराध है जो कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके किया जाता है। ऐसा अपराध जो कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके किया जाता है साइबर अपराध कहलाता है, जैसे कि हैकिंग, फिशिंग, मालवेयर, साइबर धमकी, ऑनलाइन चोरी, है ना। हैकिंग में क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत पहुंच, किसी सिस्टम को हैक कर लेना। फिशिंग, किसी की जानकारी चुरा लेना ईमेल आईडी वगैरह से। मालवेयर, कंप्यूटर में हानिकारक वायरस भेज देना। साइबर धमकी, मान लो किसी को धमकी देना ऑनलाइन चोरी कर लेना, किसी के मोबाइल से पैसे चुरा लेना, बैंक से पैसे चुरा लेना, तो ये साइबर अपराध कहलाते हैं, ठीक है। अब आपका शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपका स्टार्ट होता है, ये 4-4 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 4 मार्क्स। साइबर सुरक्षा से आप क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख तत्वों को समझाइए। साइबर सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख तत्वों को समझाइए। साइबर सुरक्षा यानी कैसे बच सकते हैं हैकिंग वगैरह से। साइबर सुरक्षा का एक प्रकार की सुरक्षा है जो कंप्यूटर, नेटवर्क, साइबर स्पेस में संग्रहित डेटा को सुरक्षित करने के लिए उपयोग की जाती है। इसका उपयोग उद्देश्य साइबर अपराधों से बचाव करना है, साइबर हमलों को रोकना है, मान लो अटैक से रोकना, हैकिंग से बचाने के क्या उपाय हैं ये बताना। साइबर सुरक्षा के प्रमुख तत्व आपको बताने हैं। पहली कौन कौन से तत्व हैं यहाँ पर, तो चलिए, नेटवर्क सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, अपॉइंटमेंट सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, फायरवॉल, एंटीवायरस, है ना। नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्क को बचाना, डेटा सुरक्षा, डेटा को चोरी होने से बचाना, एप्लीकेशन को सेफ बनाना, एंडपॉइंट डिवाइस को सुरक्षित करना, क्रिप्टोग्राफी यानी डेटा को, मैसेज को सुरक्षित करना, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी होता है। फायरवॉल जानते हो, आपके फाइव होती हैं फायरवॉल नेटवर्क में। वायरस, एंटीवायरस जो वायरस को स्कैन करते हैं। पासवर्ड मैनेजमेंट, पासवर्ड को बचाना, नेटवर्क मॉनिटरिंग, सुरक्षा अपडेट, ये सब, ये 4 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सर्चिंग और सॉर्टिंग क्या होते हैं। सर्चिंग जानते हो, सर्च करना,
जैसे कोई डेटाबेस है उसमें से किसी चीज़ को सर्च करना, जैसे मान लो आपके स्कूल में एक लिस्ट बनी है उसमें से अपना नाम सर्च करना, वो सर्चिंग हो जाएगा। और सॉर्टिंग क्या होता है, जैसे कि ए वाले ऊपर होंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, नाम होते हैं ना ए फॉर, फिर बी वाले, फिर सी वाले, उसे बोलते हैं सॉर्टिंग। सर्चिंग और सॉर्टिंग दो महत्वपूर्ण ऑपरेशन हैं जो कंप्यूटर विज्ञान में डेटा को प्रबंधित करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहले क्या है सर्चिंग। सर्चिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा सेट से एक विशिष्ट आइटम को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। सर्चिंग के दो प्रकार हैं, जैसे लीनियर सर्च, इस प्रकार के सर्चिंग में डेटा सेट को एक एक करके देखा जाता है, उसे बोलते हैं लीनियर सर्च। ठीक है, मतलब ढूंढना है भाई, सर्च करो, है ना। और दूसरी है बाइनरी सर्च। ठीक है, ये रही बाइनरी सर्च। और सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग एक प्रकार की आपकी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे कि आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ए वाले पहले आएंगे, बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे नाम वगैरह सॉर्ट करना, उसे बोलते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आपके दो टाइप की यहाँ पर मैंने लिखी है, होती बहुत सारी हैं, बबल, सिलेक्शन, मर्ज सॉर्ट, है ना, लेकिन मैं आपको दो बताया हूँ, एक बबल सॉर्ट है, एक है आपकी सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, 4 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो ई कॉमर्स के अंतर्गत एक व्यापारी और ग्राहक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो व्यापारी के लिए क्या बातें हैं, सुरक्षा, व्यापारी को अपनी वेबसाइट और ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करना चाहिए। ग्राहक सेवा, व्यापारी को ग्राहकों की शिकायत और प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना चाहिए। उत्पाद की गुणवत्ता, व्यापारी को अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिए, ये है ना। और मूल्य और छूट, डिस्काउंट वगैरह होना चाहिए। डिलीवरी और रिटर्न, डिलीवरी की पॉलिसी होनी चाहिए, रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए। ग्राहक के लिए क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं, क्या उनको ध्यान रखना चाहिए। ग्राहक को अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहिए। उत्पाद की जानकारी लेना चाहिए। मूल्य और डिस्काउंट के बारे में जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। डिलीवरी और रिटर्न के बारे में डिटेल बिल्कुल होनी चाहिए। भुगतान, ग्राहक को भुगतान के लिए सुरक्षित विश्वसनीय तरीकों का उपयोग करना चाहिए, है ना। यानी कि ये नहीं कि कुछ भी पेमेंट कर दिया, कहीं भी कर दिया, फेक वेबसाइट पर चले गए, तो ओरिजिनल वेबसाइट पे ही जाए। अब यहाँ पर आपके शुरू होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 8 नंबर के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी भाषा के कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसका प्रयोग को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सी भाषा में कंट्रोल स्टेटमेंट वे निर्देश होते हैं जो प्रोग्राम के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। जैसे सी भाषा में कंट्रोल स्टेटमेंट के प्रकार, इफ स्टेटमेंट, पहला कौन सा है, इफ स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट एक स्थिति की जांच करता है, अगर वो सत्य होती है तो प्रिंट कर देता, नहीं तो नहीं प्रिंट करता। उदाहरण देखो, इफ x ग्रेटर देन 5, अगर x ग्रेटर देन 5 है तो प्रिंट कर दो 5 से अधिक। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है इफ एल्स, इसमें 2 होती हैं, या तो यहाँ पर देखो, यह स्टेटमेंट एक स्थिति की जांच करता है, यदि वह सत्य होती है तो निश्चित कार्य को निष्पादित करता है, अन्यथा या अन्य कार्य को निष्पादित करता है। ठीक है, सत्य होगा तो ये वाला प्रिंट करेगा, एल्स में या तो ये प्रिंट करेगा, एक प्रिंट करेगा इसमें से। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट एक वेरिएबल के मान को जांच करती है, उस मान के आधार पर निश्चित को कार्य को निष्पादित करती है। कहने का मतलब है, जैसे कि x के अगर वैल्यू 2 है तो केस 1 में लिखो x का मान 1, नहीं तो ब्रेक कर दो, है ना, ब्रेक कर दो। अगर केस 2 में क्या है, अगर केस 2 नहीं है तो आप वहाँ पर x का मान 2 प्रिंट कर दो, ब्रेक 1 प्रिंट करेगा, सभी प्रिंट नहीं करेगा। डिफ़ॉल्ट में x का मान अन्य प्रिंट कर दो, है ना, डिफ़ॉल्ट में। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद लूप आ जाता है, ये भी आपका इसमें आता है लूप। यह लूप एक निश्चित कार्य को निश्चित संख्या के बारे में निष्पादित करता है। एक है फॉर लूप, एक है आपका वाइल लूप। फॉर लूप का उदाहरण ये रहा, वाइल लूप का उदाहरण ये रहा। ठीक है, वाइल लूप, यह लूप एक निश्चित कार्य को तब तक निष्पादित करता है जब तक कि एक निश्चित स्थिति सत्य ना हो जाए, तब तक प्रिंट करता रहेगा। ये देखो उदाहरण है उसका। ठीक है, 8 नंबर का है तो बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद डू वाइल लूप है, इसका भी काम वही है। ठीक है, तो यहाँ से आपका खत्म होता है ये वाला प्रश्न। फिर 8 नंबर का एक ये प्रश्न है एर्रे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एर्रे वाला। एर्रे क्या है, इसके प्रमुख प्रकार कौन से हैं, घोषित करने के लिए क्या चीज़ें हैं, उदाहरण बताना है आपको। एर्रे एक डेटा संरचना है जिसमें एक ही प्रकार के डेटा आइटम को एक ही नाम के तहत संग्रहित किया जाता है। प्रत्येक आइटम को एक विशिष्ट इंडेक्स द्वारा संदर्भित किया जाता है, यानी कि एक ही टाइप का डेटा, नंबर, टेक्स्ट, है ना, नंबर आपको स्टोर करना है। ठीक है, तो एरे के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कि एरे के आप यहाँ पर 3 प्रकार दे सकते हैं। एक आयामी एरे, 2 आयामी एरे, बहुआयामी एरे, यानी 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है,
एरे को घोषित करने का सिंटैक्स क्या है, ये देखो डेटा प्रकार, एरे का नाम, यहाँ पर सूचक संख्या है ना। डेटा प्रकार मान लो इंट दे दिया, इंटीजर नाम का डेटा स्टोर करना है, एरे का नाम ए दे दिया, यहाँ पर कितने डेटा स्टोर करना, 5। तो ये हो गया, ये एक तरीका है घोषित करने का, ठीक है, एरे लिखने का। जैसे ये देखो इंट माई एरे, यहाँ पर नाम लिखा है, एरे का नाम क्या लिखा है, माई एरे, और 5 आइटम स्टोर करेंगे बस। कौन कौन से देखो इन्होंने स्टोर किया है, 1 से लेकर 5 तक गिनती, 1 से लेकर 5 तक गिनती। ये बहुत छोटा प्रश्न है, 8 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 8 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम बुद्धि से आपका क्या तात्पर्य है, कृत्रिम बुद्धि से आपका क्या तात्पर्य, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसकी प्रमुख विशेषताएं, अनुप्रयोग बताना है आपको, ठीक है। तो कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विज्ञान की शाखा है जिसमें मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदान करने के लिए अनुसंधान किया जाता है। इसका उद्देश्य मशीनों को स्वयं सीखने, निर्णय लेने, समस्या को समाधान करने में सक्षम बनाना है, यानी कि मशीनों को इंसान जैसा बनाना है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका उद्देश्य है। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या है, मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज है, विजन है, रोबोटिक्स है, एक्सपर्ट सिस्टम है, ये इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। और अनुप्रयोग देखो, मतलब क्या क्या यूज हो रहा है इनका, अनुप्रयोग क्या क्या है भाई, हैं। चैटबॉट हैं, व्यक्तिगत सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट, स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, परिवहन सेवाएं, शिक्षा में भी यूज होता है, मनोरंजन में गेम्स, वीडियो गेम्स, फिल्मों के रूप में AI का यूज हो रहा है, वीडियोग्राफी में, एडिटिंग में यूज होता है। तो ये भी 8 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमने आज कंप्लीट इस पेपर को सॉल्व किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।